राम राम दोस्तों, नमस्ते। मेरा एक फेसबुक पेज है अंकुश चौधरी के नाम से, और उस पे मैंने 4-5 दिन पहले डॉक्टर बलारा जी की एक वीडियो डाली थी। बड़ी लॉजिकल वीडियो थी, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मतलब प्रत्यक्ष में हमने दिखने लग रहा कि ये चीज गांव में होने लग रही है। जब मैंने वीडियो डाली तो वीडियो डालने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे भैया के बहुत सारे कमेंट्स आए। उन कमेंट्स का मतलब ये भी हो सकता है कि वो जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कैसे कैसे हो रहा है, इसके पीछे का षड्यंत्र कौन करने वाला है और ये चीजें कैसे हो रही हैं। और या फिर वो ऐसा हो सकता है कि उनका मकसद सिर्फ विरोध करना हो। तो उससे जो कमेंट्स में उन्होंने भाई ने सवाल पूछे हैं, तो मैं वही सवाल लगभग डॉक्टर साहब से पूछने वाला हूं उस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब मेरा यह है कि उन लोगों का कहना है कि गांव के लोग जल्दी बकाए जावा है, शहर के लोग बकाए में नहीं आंदे हैं, इसलिए धुनसा हुआ गांव क्या ना बका दे है। आप भी वह काम कर रहे हो, गामा गामा जाओ हो, लोग ना बकाए जाओ हो। इसी बात में पूछना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो भाई, बका के आदमी के काम करा करे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा अंकुश कि बका के या तो आदमी अपना सामान कोई बेच के जाया करे, हाँ जी। या फिर आदमी उनको बेच के जाया करे, उन आदमियों को, यानी कोई राजनीति कोई कर जाए। हम्म। मेरा सामान जो है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ। हम्म। और मेरी काउंसलिंग को अगर मैं बेचना चाहता तो मैं 7 साल से गांव के लोगों को समझा रहा हूँ। हम्म। और मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि मैं गांव से कभी भी पैसा अपने पास नहीं लेके जाऊंगा। जी। तो मैंने कभी किसी गांव के आदमी को ये नहीं कहा कि आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आइए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने आप सीखिए उस काउंसलिंग को और आप अपने गांव के ऊपर उसको अप्लाई कीजिए। हम्म। और मैं तो उसमें कुछ नहीं लेके जाता। वो चीज क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक जी। साइंस है, जिसकी मदद से हम लोग 3 साल की उम्र के बच्चे के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। और इस जो काउंसलिंग की जो मेरी फीस रहती है, वो मेरी अपॉइंटमेंट की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपया है। अविश्वसनीय तो है, लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात पे। नहीं, उसमें एक शर्त रहती है। किसी भाई को अगर विश्वास ना हो तो हम एक ऑफर दिया करते हैं। ऑफर ये होती है कि मान लो आपका बच्चा 10 साल का है या 5 साल का है, जी। पैदा होने से लेकर के, और उसने 10 साल तक, मान लो वो 10 का है, 10 साल तक वो कैसे जिया है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसे रिएक्ट करता है, किस मुद्दे पर कैसे बोलता है, क्या उसका रुझान है, उसके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं, वो सारी बातें बिना उससे एक सवाल पूछे और बिना माँ बाप से सवाल पूछे मैं बताता हूँ। हम्म। यदि उसके पहले 10 साल मैंने ठीक से स्टडी कर लिए हैं, मेरी रिपोर्ट उसको सब कुछ बता रही है, तो इसका मतलब है हम उसके फ्यूचर के लिए भी उसको गाइड कर सकते हैं कि तेरा अल्टीमेट हैप्पीनेस किधर है। जी। इसमें हमारा ये रहता है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट की फीस है 1.5 लाख रुपया, वो पहले पे करनी पड़ती है। पे कर दो, मेरे पास आओ। मेरे पास आते टाइम दो मीटिंग्स मेरे से करनी होती हैं। पहले मीटिंग में मैं उनकी कुछ डिटेल्स लेता हूँ, हम्म। और दूसरी मीटिंग्स में डिटेल्स का नाम वगैरह और कहाँ से, और वो अपने हम्म। सिस्टम के अंदर की मुझे क्या चीज़ें चाहिए। हम्म। और बायोमेट्रिक लेने के बाद फिर मैं एक रिपोर्ट तैयार करूंगा। उस हम्म। रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं काउंसलिंग करूंगा। काउंसलिंग के बाद यदि किसी पेरेंट को ये लगता है कि मैंने कोई जर्नल बात कही है, कि जैसे आम कोई भी कह देता होता है वो, मतलब दूसरे लोग, एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये, साइंस है टोटली। हम्म। और या फिर किसी को ये लगता है कि भाई मेरे पास आकर के वो उसको खुशी नहीं मिली, या फिर उसको ठीक नहीं लगा, या फिर ये अच्छा निर्णय नहीं था, तो मेरे फीडबैक फॉर्म में नेगेटिव कमेंट करके 20,000 रुपया छोड़ के बाकी सारी पेमेंट वापस लेके जा सकता है। ये ऑफर रहता है हर किसी के लिए। हम्म। तो किसी भाई को अगर ये यकीन नहीं होता है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे को समझे, मेरे को समझाए, मेरे से पूछे, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद मेरे फीडबैक फॉर्म में चाहे झूठा भी लिख देगा तो भी पैसे वापस करके भेज दूंगा। आज तो तक कितने वापस गए हैं? अभी तक एक भी कोई पेरेंट आज तक पैसे वापस और मांगने नहीं कितने आया है। कितने काउंसलिंग आपने कर दी है, कितने बच्चों की? मैंने और मेरी टीम ने मिला करके अभी तक जो टोटल 18,000 प्लस बच्चों का एनालिसिस कर लिया है। हम्म। लगभग जब मैंने ये समाज के लिए काम करना शुरू किया 2016 में, जी। तो मैंने अपने जो 63 मेरी फ्रेंचाइजी थी पूरे इंडिया में, हम्म। राजस्थान में थी, गुजरात में थी, जयपुर, मतलब इधर क्या नाम, महाराष्ट्र में भी थी, हम्म। और हिमाचल में भी। तो वो सारी फ्रेंचाइजी मैंने बंद करके तब ये काम करना शुरू किया था कि गांव के लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि आपके गांव को बचाने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा, हम्म। और कोई और व्यक्ति आपके गांव को नहीं बचा सकता। समस्या आपकी है तो समाधान भी आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए वो समस्याओं को पूरी तरह से समझा सकें, इसलिए मैंने ये मिशन शुरू किया था कि गांव को बचाने का मिशन था। और गांव में लोग जो है ना, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। गांव के लोगों का जमीर जिंदा है। शहर के जो लोग हैं ना,
वो मतलब समस्या गांव में जब आई तब गांव छोड़कर भाग गए थे, उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ। मतलब शहर का आदमी समस्या को देखकर पलायन करने वाला आदमी है और गांव का आदमी लड़ने वाला आदमी है। तीसरी बात ये थी कि गांव से देश बनता है। ये देश जो है ना, ये गांव का देश है। आज भी आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। तो अगर देश को बर्बाद करना है तो गांव को बर्बाद करना पड़ेगा, और इसमें सारे कॉरपोरेशंस लगे हुए हैं। मैं जो जोहड़ को खराब करने वाली बात पे हम फिर आएंगे, लेकिन मेन बात यह है कि गांव जो है ना वो ही इस देश को बचा सकता है। सवाल ये था कि हाँ। गांव के लोगों को बकाना आसान है, शहर में जाकर बकाओ ना आप लोगों ने, वो पूछ रहे हैं ऐसा। अगर आपसे पूछा जाए तो जनता सरकार मोर्चा ने अभी 19 नवंबर को एक रैली करी थी, नस्ल बचाओ रैली। वो रैली हमने शहर में करी थी या गांव में करी थी? शहर में करी थी, करनाल में। करनाल में की थी। हजारों लोग इकट्ठा हुए वहां पर। बिल्कुल। इसी तरह से तमाम रैलियां जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं वो गांव में करती वो हैं कि शहर में करती हैं? शहरों में करती हैं। तो वो शहरों में ही करती हैं। और रैली हमेशा वहां की जाती है जहां हमें लगता है कि यहाँ का लोकल आदमी भी इसमें जुड़ेगा, ताकि बाहर से आने वाले लोगों का जोर कम लगे। लोग तो गांव से ही आएंगे ना फिर शहर में भी। लोग गांव से आएंगे तो फिर हम गांव में क्यों नहीं कर लेते हैं? असल में देश ही लोग गांव का है। जो शहर में बसे हुए हैं वो भी तो गांव के ही लोग हैं। हाँ, बस ये माना जा सकता है कि जो गांव छोड़कर शहर चले गए थे समस्याओं को देख करके, वो उनको पलायनवादी बोला जा सकता है। तो उनके भरोसे, यानी वो लड़ाके नहीं है। और एक और बताता हूँ ना, शहर के आदमी क्या कर रहा है? या तो बिजनेस करता है, या नौकरी करता है, या वो पढ़ाई करता है। तो वो कैसे इकट्ठा हो सकता है? और फिर गांव का आदमी खेती करता है, वो अपने खेत से डंगरों का न्यार ले आया, उसके बाद उसके पास समय है तो चर्चा कर सकता है। चर्चा करने के लिए उसके पास समय भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। गांव के आदमी की समझ है कि समस्याओं से लड़ना उसको पड़ेगा। शहर के आदमी की समझ नहीं है। शहर का आदमी तो ऐसा है कि वो तो ये सोचता है कि सारी समस्या सरकार ठीक करेगी। वो तो इतना मूर्ख है, वो तो सरकार को सबसे बड़ा मानता है। अब जनता सरकार मोर्चा तो जनता को सबसे बड़ा मानता है। हम कहते हैं कि जनता ही सरकार है और वो कहते हैं कि सरकार ही सब कुछ है। तो ये फर्क है गांव और शहर में। तो जिसकी बुद्धि में आएगी उसी को तो समझाएंगे। शहर के आदमी को नहीं आती समझ में, उसको कैसे समझा देंगे हम? जी 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 जी, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया इसका। बात जोड़ की करना चाहूंगा मैं। पहले कच्चे जोड़ होया करते, उन कच्चे जोड़ में सारे गांव के डांगर पानी पिया करते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जोड़ सारे खराब हो गए थे। यहाँ लोगों के लैटरिंग जाके ये फलानी ढमकानी सारा गंद जोड़ में चला जावा था लोगों का। लोगों ने जोड़ खराब कर दिए। उसके बाद फिर सरकार ने 5 पॉइंट सिस्टम, ताकि पानी को साफ किया जाए, ताकि वो किसी न किसी तरीके से गांव के काम आ जाए। तो ये तरक्की भी आपने दुखी क्यों कर रही है? नहीं, मुझे दुखी नहीं कर रही है भाई। सबसे पहली बात, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि बैंकों में पैसा लेकर जाने के लिए ले जाना था आपका, तो आपके घरों में पाड़ लगवाए चोरों से मिलकर के। इसी तरह से जब आपको एटीएम पकड़ाना था तो आपके रास्ते में आपसे तनख्वाह लूटी गई। फिर जब आपको डिजिटल आदत डालनी थी तो एटीएम में पैसा गायब हो जाए और यूपीआई सिस्टम ला करके लॉकडाउन लगा दिया ताकि आप बाहर ही ना निकल पाओ, तो पैसे का ट्रांजैक्शन मैक्सिमम आप ऑनलाइन कर सको। ये हुआ या किया गया? ये किया गया। ये आपको आदत डालने के लिए ये सरकारें करती हैं। सरकारें कॉरपोरेशंस की तरह होती हैं, ये कॉरपोरेशंस के ही अंडर काम करती हैं। तो कॉरपोरेशंस जो हैं बेसिकली ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जिनको हम बोलते हैं। अब बात क्या है, इसको समझिएगा कि जोहड़ जो है वो इस कॉरपोरेशन ने खराब नहीं की है। कॉरपोरेशन मतलब इस सरकार ने, जो आजकल सरकार है। क्योंकि वो जो भाई कह रहा है, हो सकता है वो इस मौजूदा सरकार का पक्षधर हो, पुराने वाली सरकार से वो नफरत करता हो या गुस्सा हो। तो मैं आपको बता दूं कि जोड़ जो खत्म करने की योजना थी वो इससे पहले यूपीए की सरकार थी, और जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचायती राज में ऐसा आदेश पारित किया था कि एक तो जो लैटरिंग के खड्डे हैं उनका जो पाइप है बाहर पानी वाला, वो नाली में खोल दो, और नाली से जोड़ तक सारा का सारा लैटरिंग का पानी जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए नालियों को पक्का कर दो, ताकि जोड़ अच्छे से खराब हो। और अच्छे से खराब हो तो लोग अपने डंगरों को जोड़ में पानी पिलाना बंद कर दें। जब जोड़ में पानी पिलाना बंद कर देंगे तो जो वो सामूहिक उनकी जो प्रक्रिया थी और जो सामूहिक जो उनका ये यात्रा थी, उस यात्रा को वो पूरे ना कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि जोहड़ जो है पहले सफाई का काम पूरा गांव मिलके करता था, एक उत्सव की तरह काम करता था, और बाद में उस जोहड़ की सफाई का काम
कंपनियों को देना शुरू कर दिया। अब मेरा तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि उस जोहड़ को पूरा गांव या गांव के लोग अगर साफ करते हैं तो आपके गांव का पैसा लगता है और गांव के आसपास ही पैसा रहता है। अगर आप उसकी मान लो मजदूर लगाए वहां पर तो गांव के लोगों के पास ही रहे। लेकिन अगर उसका टेंडर किसी बड़ी कंपनी, खास तौर पे जो ये सरकार है, हमारे मोतीलाल साहब तो इजराइल की कंपनियों को ही लाने में लगे पड़े हैं, तो इजराइल की कंपनी को पैसा जाना या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को टेंडर जाना ज्यादा बढ़िया है कि लोकल लोगों के पास जाना बढ़िया है? क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जो आप सामूहिक पैसा खर्च करते हो गांव वाले, तो भी गांव का पैसा है, और जो पैसा सरकार देती है किसी कंपनी को वो भी आप ही का पैसा है, वो भी सरकारी पैसा भी जनता का ही पैसा होता है। तो जनता का पैसा जनता के पास रहने से ज्यादा तरक्की होगी या कंपनियों के पास जाने से तरक्की होगी, ये एक सवाल रहता है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जोहड़ की सफाई का ठेका अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को मिलेगा, जिस प्रकार से रोड बनाने का ठेका मल्टीनेशनल कंपनी को मिलने के बाद वहां पर जो कमाई का साधन है वो रोड पर टोल और गुंडा टैक्स चालू हो गया, वैसे ही आपके जोहड़ के ऊपर भी पार्क बनाना, पार्क की फीस लगाना घूमने की, वहां पर होटल बनाना, वहां पर मच्छी पालन करना, झींगा पालन करना, फिर वहां ओयो के कमरे लेकर के आना। तो आप चाहते हो कि आपके गांव के अंदर जोहड़ के किनारे व्यभिचार का केंद्र खुले और वहां पर रंडी खाना खोला जाए? मैं उस चीज के खिलाफत में बता रहा हूं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इस टाइम पर सरकारों ने, जब आप लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू की थी, जब आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, तब भी हमने उसकी सच्चाई बताई थी। तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया था। तब आप लोग ये कहते थे कि ये बड़ा साइंटिस्ट पकड़ा है, ये लोगों ने बकांदा फिरा है। आज लगवा लो ना, तीसरी डोज जाके चौथी लगवा लो ना, क्या तो नहीं लगवाते फिर भाई? वो क्यों नहीं लगवाते? उस टाइम पे क्या था? उस टाइम मन गाड़ी क्यों दिया करते थे हम लोग? और आज भाई साहब, आज के टाइम पे हर आदमी ये मानता है कि जो हम कया करते, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी जो उस टाइम पे बोला करते, वो ठीक बोला करते। और ये लोग के जी गोडे टूटन लग गए, गोडे दुखन लग गए, शरीर दुखन लग गया, हार्ट अटैक आने लग गया, ब्रेन हेमरेज होने लग गया, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, सिर में एलर्जी, आंखों की रोशनी, दांत गिर जाना, बाढ़ गिर जाना, कितनी सारी समस्याएं हो गई हैं। उस टाइम पे जब हम यही बात बोला करते कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने टप टप पड़ा करेंगे, टप टप पड़न लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर हम लोगों को इस स्क्रिप्ट का मालूम है, अगर हम लोग इस पूरी के पूरे षड्यंत्र को समझते हैं, तो आप लोग भी इसको समझ लो। खाली हम तो समझा ही रहे हैं, हम कब से ये कह रहे हैं कि समझ के ना तुम मारती मतलब कि मैं दे दो मारता, हम तो कुछ बेचन भी नहीं आते भाई, ना हम कुछ आपको आपसे कुछ लेना आते। नहीं, बेचन तो आओ आप ये तड़कती भड़कती बातें कह के और उलझुल बातें कह करके वीडियोस चलवा ले हो, और उस वीडियोस के एवज में ऐड आवर आपने तो $1 नहीं मिला है, आप ऐसा भी कमेंट आया था। अच्छा, एक और बात है, मैं मेरे 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 फेसबुक जो है ना, मेरा फेसबुक भाई मोनेटाइज नहीं है दोस्तों। अच्छा जी। मेरे फेसबुक पर कोई पैसा मुझे नहीं मिलता है, चाहे कई मिलियन साल जो मेरी वो जो वीडियो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मेरा YouTube पे जो मेरा मोनेटाइजेशन है ना, उससे मेरी गाड़ी में 2 बार से ज्यादा टंकी फुल नहीं होती भाई, मैं ये बता दूं मेरा महीने का। तो इसलिए इस बात को ना, मेरे ख्याल से ये कहना बेतुकी जो बात मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि आप वीडियोस देखो कैसी चलती हैं, जिसमें किसी दूसरी धर्म को, दूसरी जात को गालियां दी जाती हैं, जिसमें उल जलूल बाब्याओं वाले कुछ भी होता है, जिसमें अश्लीलता होती है, जिसमें वाहियात चीजें बोली जाती हैं, वो वीडियोस चलती हैं। नॉलेज वाली वीडियो कभी नहीं चलती हैं। मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, निडर इंडिया के ऊपर जाकर देखोगे तो वहां आपको एजुकेशन वाली वीडियोस मिलेंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे समझ सकते हो। हमारी वीडियोस नहीं चलेंगी कभी भी। समाज को जगाने वाली वीडियोस चलती ही नहीं है। कितनी चलती हैं? और फिर दूसरी बात है, ये काम नहीं है हमारा वीडियोस के लिए काम करना। हम आपने तो मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग भी नजर नहीं आती होगी, क्योंकि जो जिस आदमी को वीडियोस बनानी होती हैं वो प्रॉपर एडिट करता है, वो बताता है कि वो दिखाता है। मैं तो जो बातें बता रहा हूँ उनकी सर्च कर लिया करो आप सर्च इंजन पे, कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। मैं तो कोई ये भी नहीं बात कहता कि भाई मैं तो साथ में कुछ कागज भी नहीं लगाता ना। आप कागज लगाओ, आप चेक कर लो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह झूठ है कि सच्ची है। जी। एक और चीज अभी जोड़ के ऊपर तो आपने बता दिया है, और इसका भी आपने लगभग क्लैरिफाई कर दिया है कि कितना पैसा यूट्यूब पे फेसबुक पे आपको आवा है। यूं बताओ आप, ये जो गांव में फैक्ट्री लगा है, इन रोजगार मिला है, आपने क्या दिक्कत है? देखो,
मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। हम्म, रोजगार, आपके गांव में फैक्ट्री लगी होगी जरूर। मेरा गांव फफड़ाना है करनाल में। हम्म, मेरे गांव में शुगर मिल लगा, तो उस टाइम पे शुगर मिल ने गांव के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हम्म, कि हम आपके गांव के बच्चों को रोजगार देंगे और हम्म, आपके गांव के युवाओं को रोजगार देंगे। 24 के 24 घंटे बिजली रहेगी हम्म, और गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसको हम हल करेंगे, और गांव में आदर्श गांव का जो खर्चा होगा वो मिल देगा। हम्म, आपको पता चले ना तो मिल, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, हम्म, ना ही तो अ, मिल में अभी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम्म, और गांव के अगर बच्चों को नौकरी मिली है ना, तो मिल के अंदर चपड़ासी की, केयर टेकर की, सुपरवाइजर की, मतलब सिर्फ ये नौकरियां मिल रही हैं। और आपके भी गांव के आसपास फैक्ट्रियां लगी होंगी, तो वहां आपको मजदूरी के लिए ही मेरे ख्याल से नौकरी मिलेगी। वहां आपको वो फैक्ट्री संभालने वाली नौकरी कोई नहीं मिलेगी। हम्म, नंबर 2, ये तो पहली बात है। दूसरी बात, फैक्ट्री में जो भी चीज बनती है, क्या वो चीज हम लोग अपने लेवल पर नहीं बना सकते? जैसे शुगर फैक्ट्री है, अब आपको मालूम है कि चीनी जो है उससे कैंसर होता है। तो अगर शुगर फैक्ट्री की बजाय आपके गांव में कलेसर होते 2-3 हम्म, और वहां से मीठा बनता, तो आपके पास और मतलब बिना केमिकल की शक्कर भी होती, बिना केमिकल का गुड़ होता, आप बीमार भी नहीं होते, आपको बीपी भी नहीं होता, आपको शुगर भी नहीं होती, और साथ ही साथ तरक्की आपकी होती जिसका वो कलेसर होता। हम्म, लेकिन उन्होंने कलेसर वालों के ऊपर एफआईआर करवा करके और मिल को इन्होंने प्रमोट किया सरकारों ने। और उस टाइम पे ये सरकार नहीं थी, इससे पहले वाली सरकार थी। मतलब सरकार कोई सी भी हो, वो कॉरपोरेशन के लिए काम कर रही है। इसी तरह से कुम्हार को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कहा कुम्हार की भट्ठी जो है वो प्रदूषण फैलाती है, और इसीलिए वहां आसपास प्लास्टिक की कंपनियां खूब चल पाए, प्लास्टिक के सामान ज्यादा बिके, कंपनियों के सामान ज्यादा बिके, इसलिए कुम्हार के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह से एफआईआर करवाई। और लोकल लेवल पर करवाई, जहां बिजली का एक यूनिट भी खर्च नहीं होता था, उसके बिना भी आप अपना कपड़ा बना सकते हैं हथकरघा उद्योग से, उसको बर्बाद करके उन्होंने कंपनियों के कपड़े। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना काम करोगे तब आपकी ज्यादा तरक्की होगी, या जब आप किसी कंपनी में अदने से नौकर बनकर काम करोगे तब ज्यादा तरक्की होगी, मुझे ये समझ से बाहर है। असली जो कमाई है वो उत्पादन होता है, असली कमाई होती है जब आप खुद का उत्पादन करते हैं, ना कि कहीं नौकरी करते हैं। असली जो तरक्की है वो नौकरी में नहीं है भाई, नौकरी को नीच काम बोला जाता है। असली तरक्की तो उत्पादन करने में है, मालिक बनने में है। तो मैं गांव के लोगों को ये समझाता हूं कि आप मालिक बनने के लिए, अपने गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने गांव का और अपना स्वदेशी का अपना कारोबार चलाने के लिए काम कीजिए। आप अगर देखिए, साबुन बनाने का जो ये साबुन, आप ग्लिसरीन बेस्ड जितने साबुन आप यूज करते हो, या ये हैंड वॉश यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, जो फेस वॉश आपको या जो साबुन आपको 50 रुपए का मिलता है, उसको जो बनाने का जो खर्च है मुश्किल से 2 रुपया होता है। तो 2 रुपए की चीज आप 50 रुपए में खरीद रहे हो, वो 2 रुपए की चीज अपने आप बनाते तो 48 रुपए आपकी बचत होती, बचत ही कमाई होती है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि बिना केमिकल का सामान आप अपने घर में बना सकते हो, तो आप इन कंपनियों के ऊपर निर्भर क्यों हो, जब सब कुछ गांव बना के दे सकता है पूरे देश को, पहले भी तो दे रहा था। आप देखिए 1860 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम तो अंग्रेजों का राज था। उस टाइम पर पूरी दुनिया में जो 48% निर्यात था वो अकेला भारत करता था। यानी पूरी दुनिया का निर्यात का 50% के करीब भारत अकेला निर्यात करता होता था, एक्सपोर्ट करता था। आज के टाइम पर 1% भी नहीं है मेरे दोस्तों, 0.3% के आसपास का भी नहीं है ये आंकड़ा। उस टाइम पर भारत दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी होता था। चाइना और इंडिया के अंदर बजती थी लड़ाई की कौन सा ज्यादा स्ट्रांग जाएगा, कौन सा ज्यादा बढ़िया, मतलब कौन सा ज्यादा तरक्की करेगा। तो इसमें क्या आता है कि जब ये पैमाना होता है इस टाइप से, जब ये पैमाना है ये इस चीज का कि देश कितना तरक्की कर रहा है, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना उत्पादन कर रहे हो। और उत्पादन जो है वो होता था, आ, मान लो इकोनॉमी बेस ही ले लेते हैं, आप इकोनॉमी का ही ले लेते हैं। अपने देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में, मैं आपको बता रहा था, नंबर 1 पे ना नंबर 2 पे होती थी, चाइना और इंडिया की ही कंपटीशन होता था।
आज के टाइम पर आप कह रहे हो 3 मिलियन इकॉनमी होगी या 5 मिलियन इकॉनमी होगी, देश के लोगों के पास कितना पैसा है आपको मालूम है? देश के लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के पास कुछ पैसा है, कुछ उद्योगपतियों के पास, और वो उद्योगपति जिस दिन बैठ गए उस दिन देश की इकॉनमी बैठ जाएगी। आज पैसा लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ना कि चंद लोगों के पास होना चाहिए। और यही बात हम लोगों को समझाते हैं कि आपकी असली तरक्की जो है वो इस चीज में नहीं है कि आप लोग क्या मतलब अ, कि देश की इकोनॉमी क्या है। तरक्की इस चीज में है कि देश में प्रोडक्शन कितना है, और देश में प्रोडक्शन नहीं है भाई। आप अपने ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अपनी जिंदगी का पूरा दिन आप नजर दौड़ाइए उस दिन के ऊपर, और देखिए कि पूरे दिन में जो जो मेहनत आप करते हो, उस मेहनत से जो आपकी कमाई होती है और जो पैसा आप खर्च करते हो, वो खर्च जो है वो किसको दे रहे हो? क्या आप अपने लोकल किसी साथी को दे रहे हो? क्या आप अपनी लोकल किसी कंपनी को दे रहे हो? क्या स्वदेशी को दे रहे हो? आप देखोगे, आप सुबह से लेकर रात तक जिन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो सारी कंपनियां विदेशी हैं। सारा पैसा विदेश में जा रहा है, असल प्रॉफिट आप विदेशों को दे रहे हो। तो मैं इस चीज की खिलाफत कर रहा हूं कि पैसा विदेशों में जाने की बजाय, अब आप एक बात बताइए, आप तो जमीनें बेच बेच करके दूसरे देशों में जा रहे हो। आपको मालूम पड़ना चलना चाहिए कि इस देश में पिछले 7 सालों में 11 लाख अरबपति देश छोड़कर जा चुके हैं, और वो यहाँ की सारी संपत्ति को समेट कर जा चुके हैं, और वो सारा पैसा वहां की इकोनॉमी को दिया उन्होंने जिस देश में वो गए। तो यहाँ से ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है, और यहाँ से पैसा भी ड्रेन हो, संपत्ति भी ड्रेन हो रही है, तो आपका सब कुछ लुट के वहां जा रहा है। ये बदलाव करने की जरूरत है, इस पे हमको सोचने की जरूरत है, यही मैं लोगों को समझाता हूँ। यानी कि जो अंग्रेज 1947 से पहले लूटते थे वो लूट कंटिन्यूअसली जारी है अभी भी आज भी। जारी है, और पहले की सरकारों में भी जारी थी, और इस सरकार में थोड़ी ये बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। लेकिन गांव में और भी तो तरक्कियां हो रही हैं डॉक्टर साहब, जैसे हाईवे निकले हैं, सड़कें पक्की हो गई हैं, अपना इस तरह की चीजें हैं। जो पहले गांव में कच्ची सड़कें होती थी अब पक्की सड़कें हो गई हैं, अब तो हाईवे हो गए हैं, कितना आसान हो जाता है। लंबे दूरी को भी बड़ा मतलब कम समय में हम तय कर लेते हैं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा अंकुश भाई और बाकी के साथियों को भी, कि ये सड़कें इन्होंने हमारे लिए नहीं बनाई है। जो आपके लिए सड़कें बनी हुई हैं वो आपकी लोकल सड़कें हैं, वो तो टूटी हुई मिलेंगी आपको। हम्म, जो अप टू डेट मिलेंगी वो नेशनल हाईवेज मिलेंगे, और नेशनल हाईवेज पर क्या जा रहा है आज के टाइम पर? ट्रक जा रहा है, और वो ट्रक के लिए ही बनी है वो असल में। हम्म, आप ये बड़े बड़े एलिवेटेड हाईवे देख रहे हो, हम्म, इन हाईवेज का जो चक्कर, जहां पे घूमने की बारी हो, मोड़ की बारी हो, जब टर्न करने की बारी हो, आपने नोटिस किया कि टर्न कितना बड़ा घुमावदार है? हम्म, आजकल इतना बड़ा ट्रक नहीं आता है कि इतना लंबे उसकी घूमने की जरूरत हो। हम्म, तो फिर ये किसके लिए है? आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े ट्रॉले आया करेंगे, वो जो विदेशों के अंदर आप देखते हो ना बड़े बड़े ट्रॉले, उन हम्म, ट्रॉलों के लिए ये बन रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के। यहाँ से कच्चा माल जाया करेगा पोर्ट पर, पोर्ट से जाएगा विदेश में, और विदेश से पोर्ट आएगा फिर अपना आपके यहाँ खाने का सामान। हम्म, यानी कच्चा माल आपसे तो वो ले जाएंगे अनाज, हम्म, और आपको देंगे ब्रेड, हम्म, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इसका बना हुआ मटेरियल जो 6-6 महीने तक चलता रहेगा, सड़ा हुआ माल आप खाओगे। हम्म, जैसे आप विदेशों की बात करिए, आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर जो असली लग्जरी है हम्म, वो ग्रीन वेजिटेबल खाने में है। हम्म, यानी अगर आपके खाने की टेबल पर ग्रीन सब्जी रखी हुई है, ताजी सब्जी है, तो आप बहुत अमीर कहलाते हो। हम्म, और जो हमारे यहाँ जिस तरह से सिर्फ दाल भात में गुजारा करता है मेहनत करने वाला मजदूर जो बिहार से आया है, और हम्म, यहाँ इकट्ठा होकर के वो दाल और चावल घोल के खा लेता है, खिचड़ी जिस तरह की भी बना करके खाता है, वैसा खाना मतलब विदेशों में अवेलेबल नहीं है। हम्म, वहां आपका जो बच्चा मेहनत करने के लिए गया हुआ है उसको मिलेगी कॉफी मशीन की बनी हुई, उसको मिलेगा बर्गर, उसको मिलेगा पिज्जा। यानी वहां पर ये कबाड़ के खाने में आता है। हमारे यहाँ ये अमीरी का वो सिंबल बना के इन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि अमीर लोग वहां पर रुकते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। असल में ये सारा का सारा अगर आयुर्वेद की बात मानी जाए तो मल की कैटेगरी में आता है। मल मतलब 1 घंटे से ज्यादा अगर खाना बना हुआ हो जाए तो वो आम बनाता है। आम मतलब मल की कैटेगरी में, तो मल के लेवल का है। यानी कि वो बेसिकली ये जो हाईवेज बन रहे हैं इसमें आपका क्या जाता है दूसरी जगह पर? आप इसको सोच करके देखिए, आपका उत्पादन नहीं जा रहा है यहाँ पर। आप यहाँ नौकरी करने के लिए गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, आप यहाँ किसी की गुलामी करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो,
और ये लोग अपना माल बेचने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सड़कें इन्होंने अपने लिए बनाई है, कॉरपोरेशंस ने आपके लिए नहीं बनाई है। डॉक्टर साहब एक हाँ बात जी। पूछना चाहूंगा बीच में। आप तो लुटते हो, यहाँ पे जाते हो हर किलोमीटर पे टोल देना पड़ता है आपको। हाँ वो तो है, देखो हाँ। सर्विस को तो इन्होंने पैसा लगाया है सरकार ने इतना, वो तो फिर टैक्स देना बनता ही है। ये हम्म। मतलब आम आदमी की सोच है कि ये तो व्यवहार बनता है हाँ, मतलब सरकार का हमसे लेने रोड का। टैक्स नहीं लिया, दूसरे हर चीज में टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को वो टैक्स में काउंट नहीं नहीं करते मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि जो हम्म, किला 30 लाख का था उसके हम्म, 42-45 लाख रुपए मिल रहे हैं किसान ने, हम्म। तो क्या दिक्कत है देने में? देखो वो 30 लाख रुपए का था ना जिस टाइम पर, उस टाइम पर रुपए की कीमत देखो आप क्या थी, रुपए की परचेजिंग पावर क्या थी। हम्म। उस जो किला था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसी किले में अनाज उतना ही होता है आज भी। हम्म। आप देखो ना, मतलब पहले अगर 40 मन होता था तो 45 मन हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। ये हम्म। थोड़ी है कि भाई 45 था तो 50 मन हो जाएगा। हम्म। ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेड ग्रोथ हुई हो। हम्म। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये था कि आपका जो पैसा था, हम्म। पहले अगर वो किला 2 लाख का था किसी टाइम पर, हम्म। आज वो 50 लाख का अगर किला हो गया, हम्म। तो मेरा मानना ये है मेरे भाई कि वो जो 50 लाख रुपए हैं उसकी परचेजिंग पावर आज इतनी हो गई है जो मारे कभी 2 लाख की होया करती। हम्म। इसको ये से समझो आप, मतलब इस समझ को डेवलप करना पड़ेगा आपको कि वो किला 50 लाख का नहीं हुआ है, असल में आपके 50 लाख रुपए उस 2 लाख के बराबर हो गए हैं जो पहले कभी 2 लाख में होता था। हम्म। दूसरी बात, आपको कोई भी बैंक कैश नहीं देता है, हम्म। वो आपको ट्रांजैक्शन देता है, डिजिट्स में ट्रांजैक्शन देता है। हम्म। तो वो डिजिट ही ट्रांसफर हो रही है आजकल आपको, आपकी जमीन के बदले आपको कंप्यूटर की डिजिट दी जा रही हैं, और इन डिजिट्स में आपकी असली प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है। इसको समझिए, एक बार जमीन चली गई वापस जमीन नहीं मिलने वाली आपको। किसी भी तरह जोर लगा लेना, दुनिया के किसी भी कंट्री में आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, हम्म। एक बार वहां रहने वाले बच्चों से पूछो तो सही, वहां जमीन के मालिकाना हक की कोई गारंटी नहीं है। हम्म। वहां आपने मान लो मकान लिया तो आपके मकान की लीज 99 साल की होगी। हम्म। आप ऑब्वियसली 99 साल से पहले आपने मर जाना है। हम्म। आपके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी सरकार को चली जाती है, और सरकार से फिर आपके बच्चों को दोबारा कमानी पड़ती है। हम्म। यानी वो डिजिट आपके खाते में ट्रांसफर करेंगे, आपको एक जगह रहने के लिए दोगे, आप जिंदगी भर उसका रेंट पे करोगे, मतलब आप अपने ही मकान पर किराए के जैसे रहते हो। यही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। वो कहता है यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। यही वो करने जा रहे हैं, यही हम बता रहे हैं। तो जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं उन कंट्रीज में जहां आप लाइन लगाकर दौड़ रहे हो, वहां पर ये करने वाले हैं। वहां खाने को ताजा नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलेगा। वहां कैंसर के ज्यादा मरीज है, यहाँ भी हो जाएंगे। वहां डिप्रेशन के मरीज है, यहाँ भी हो जाएंगे। वहां फैमिली सिस्टम नहीं आपके है, यहाँ कहने भी का हो मतलब जाएगा। है कि सो कॉल्ड डेवलपमेंट है वहां पे। वो सिर्फ चमक धमक है। अच्छा। आपका बच्चा वहां गया हुआ है ना, उससे पूछो आप। वो बेचारे कई लोग तो इस तरह के हैं जो इकट्ठे मतलब 10-20 जोड़ी लेके जाते हैं, इकट्ठे फोटो खींच के लाते हैं उन ड्रेसों में, और रोज एक डाल देते हैं, तो यहाँ वालों का खून फूकता रहता है और वो सोचते हैं मौज कर रहा है वो तो अगला। वो सिर्फ फोटो में दिखने वाली चमक है, वो सुंदरता है, शांति नहीं है। आप देखो, आप यहाँ मॉल में चले जाओगे, बड़ा सुंदर फोटो आएगा, हम्म। खेत में शायद वैसा फोटो ना आए आपका, हम्म। लेकिन शांति आपको खेत में मिलेगी। हम्म। कच्ची मिट्टी में आपको शांति मिलेगी, वहां शायद आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। जहां बिल्कुल हाइजीन है वहां आपको पीस नहीं मिलेगा, वहां आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये थोड़ा समझने की बात है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रकृति के साथ जुड़ना ही असली कमाई है और असली शांति का रास्ता बनता है। जी। आपको पढ़े लिखे आदमी भी मिला है जो आपकी बात का उत्तर देना है और आपके लिए सवाल जवाब करा है इन बातों के। देखो, जिसको जो चीज नहीं मिली है वो उसके पीछे दौड़ता है। हम्म। तो जो अनपढ़ आदमी है वो दौड़ेगा पढ़ाई लिखाई के पीछे, उसको लगेगा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बढ़िया रहता है। हम्म। जो पढ़ा लिखा आदमी है हम्म। उसको पता है कि जितना पढ़ते लिखते जाओगे उतना गुलाम प्रवृत्ति के होते जाओगे। हम्म। वो सोचता है यार अनपढ़ आदमी का कॉमन सेंस ज्यादा बढ़िया है। फिर अमीर आदमी को लगता है यार गरीब आदमी देखो कितना फिट है, उसका पेट बिल्कुल नहीं है। हम्म। और गरीब आदमी सोचता है यार देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उसको नहीं मालूम है कि गाड़ी में बैठा हुआ आदमी किन किन बीमारियों का मरीज हो चुका है। फिर आप देखोगे, मैंने जितने भी लोग मिले आज तक मुझे, मेरे साथ कुतर्क केवल उसने किया जिसका जमीर मर चुका है। हम्म। मतलब जिस जो व्यभिचारी है,
जो दूसरे की औरत के ऊपर गलत नजर रखता है, जो दूसरे के पैसे पर गलत नजर रखता है, जो बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहता है, जो प्रकृति से दूर है, केवल वो कुतर्क करता है। बाकी के लोग चाहे पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका जमीर जिंदा है और जिनमें लॉजिक है, जिनमें सेंस है, जो जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उसको हमारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है कि ये एकदम एक्यूरेट बात है, क्योंकि हमारी बात में किसी एक पक्ष का नहीं होता, हम सबके भले की बात करते हैं। जनता सरकार मोर्चा ये कहता है कि सत्य की एक खासियत है कि वो सबके भले की बात करता है। तो हम किसी एक खास आदमी की या एक खास मतलब किसी एक पंथ की या एक पक्ष की तो बात करते ही नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि केवल वही रास्ता सही है जिसमें सबका भला हो, जिसमें कुछ लोगों का भला होता है वो रास्ता गलत है। हम यही बात बोलते होते हैं। आप एक बात और कह रहे थे उस वीडियो के अंदर, हाँ हाँ डीड आने वाली बात, हाँ जिसमें ये कह रहे थे कि सारी चीजें बिजली से चालन लगी है, अपना नलका नहीं है, अपना कुआ नहीं है, अपना जोड़ नहीं बच रहा है, हाँ हाँ जय किसे दिन बिजली बंद कर दी 2-4 दिन की तो डीड आओगी। यूके सीन है। आप देखो कि पीछे से इन्होंने डीड वाला जो सीन था ये पैदा किया था। आप को पहले घरों में कैद कर दिया और फिर उसके बाद बोला कि ये फलानी डोज लगवा के जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर वो नहीं दिखाओगे तो आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अब आदमी के सारे काम बाहर के कर दिए। अगर वो अपने खेत का खेती से जुड़ा होता ना, की जरूरत थी नौकरी पे जाने की, दुकान खोलने की, बिजनेस करने की, फ्लैट पे जाने की, कोई टेंशन नहीं थी उसने बाहर जाने की, लेकिन उसके सारे काम बाजार से जोड़ दिए। तो अब उसको अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, उसके लिए मोबाइल लाना है, उसके लिए क्योंकि सिलेबस भी सारा ऑनलाइन चल रहा था, उसके लिए किताबें लेके आनी है, तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा। सेविंग थी वो तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आम जो इंसान होते हैं, हमारे मिडिल क्लास लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहता है इकट्ठा सेविंग में। बैंक भी बंद थे, बैंकों में भी नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करना पड़ता था। ऑनलाइन नहीं है ट्रांजेक्शन तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के लिए आपको हाजिरी नहीं लगाने देंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा कोटे से, आपको आपका ये नहीं होगा, मतलब तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, बाजार में नहीं जा सकते, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते, ये सब बातें उन्होंने कही। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने आदमी को कंट्रोल करके एक बार ट्राई किया कि देखता हूं तुम हमारी मर्जी के बिना कैसे काम करता है। तो ये उन्होंने करा है पहले। उन्होंने ना, मैं पहले ये कह रहा था जब उस टाइम पे लोग बेवकूफ बोल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने किया। करने के बाद में अब ये हो गया। अब अगली बार के लिए उन्होंने प्लान किया कि एक काम करते हैं, एक जगह से कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को। तो इनका आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ दो, इनका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, खेत के कागज, जमीन के कागज, फैमिली आईडी, बैंक का अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आईटीआर, आपका राशन कार्ड, आपका दूसरे जितने आयुष्मान कार्ड, आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपके मतलब ये बोले तो गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन एक जगह जोड़ दो और वो आधार के साथ जोड़ दिए। अब आपको अगली बार जब लपेटना होगा तो इनको केवल एक ही काम करना है कि आपका आधार कार्ड बैन कर दो और फिर उसके बाद आपकी सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो बिजली अब आपके पास, पानी अब आपके पास अपना नहीं है। मान लो बिजली नहीं आई 10 दिन तक, कोई बात नहीं, अपना नलके से हाथ तक पानी काट लेंगे भाई, कोई बात नहीं। लेकिन आपका तो पानी का तो लेवल इन्होंने नीचे जानबूझ के पानी खराब करके इन्होंने वाटर लेवल खत्म कर दिया। इसी तरीके से दूसरी चीजें हैं, मतलब आप अनाज बीज आपके पास अपना नहीं बचा, पानी का बीज आपके पास अपना नहीं बचा, और आदमी का बीज भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो मतलब हर चीज को आधार के साथ जोड़ के कल को आने वाले टाइम में आपको कंट्रोल करने के लिए इनको इतना ही तो कहना है कि आपका आधार बंद है, पहले चौथी डोज लगवा के आओ, उसके बाद खुलेगा, फिर क्या करोगे आप? फोन भी बंद, बैंक भी बंद, सब कुछ है, वाला राशन भी बंद, सब कुछ है, एवरीथिंग। गरीब हो, अमीर हो, नौकरी वाला हो, कोई भी हो, जो गुलामी करेगा वो जिएगा। मैं कई बार सोचा करूं, ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, ये 1.5 साल चल रहा था, हाँ। ये शायद इसलिए चल पड़ा क्योंकि अभी तक लगभग सारे आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं थे। हाँ। और कैश में लेन देन कर पा रहे थे। जब कैश में लेन देन बंद हो जाए और आधार कार्ड से सारी सुविधाएं कनेक्ट हो जाए तो एक क्लिक पे रगड़े जाएंगे सारे। अब देखो, मान लो आंदोलन में जितने लोग गए हुए हैं उन सब की लोकेशन ली मोबाइल की, वो मोबाइल किस आधार कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो देखा, बिल्कुल वहीं पे खड़े खड़े 1 सेकंड से पहले, और सबके आधार बैन उसी टाइम। कैमरे लग रहे हैं, फोटो पहचान लेंगे। फोटो से नहीं पहचान में आते, मान लो वो लोकेशन तो है ना मोबाइल की। अगर आप उस एरिया के अंदर हो तो आपका आधार बंद, आपका आधार बंद तो आप घर आ जाओगे, तब तक तो आपकी सारी सेवाएं, आपकी नहीं पूरी फैमिली की बंद।
और ये अभी तेलंगाना में कांग्रेस को सरकार दी, मान लो इन्होंने। इसीलिए आधार कार्ड के बाद फैमिली आईडी का प्रयोजन था कि सबके बंद इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने अभी ना आपको एक फोटो भेजा था जी जी। तेलंगाना के ऊपर, तेलंगाना वाली पे अलग वीडियो बनाएंगे अपन। तेलंगाना में कांग्रेस को सरकार दी इन्होंने, बाकी जगह बीजेपी दी। जहां जहां कांग्रेस स्लो चल रही थी वहां उनको बीजेपी दे दी फास्ट करने के लिए, क्योंकि ईवीएम और इसका मीडिया और पैसे का ही खेल सारा चल रहा है। कोई आपको भी मालूम है सारा का सारा जी। इसमें कोई किसी का लहर नहीं है, किसी की भी, ना उसकी ना इसकी, किसी की नहीं है लहर वहर। तो बहम है, लोगों को लगता है हमने वोट दिया, हम तो ईवीएम को वोट दे के आते हैं, ईवीएम जिसको चाहे उसको दे दे। तो तेलंगाना में केसीआर ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन केसीआर को ऐसा दिखा दिया जैसे इसको लोगों ने नकार दिया और कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि केसीआर एक आंदोलन से निकला हुआ आदमी था, जल्दी से मैनेज ना हो रहा हो शायद उनसे, तो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया कि चलो तुम करके दिखाओ। अब कांग्रेस ने वहां क्या किया, किसान को 15,000 रुपया, खेत में काम करने वाले को 12,000 रुपया, सिलेंडर 500 रुपया, ट्रैवल करने वाले को इतना रुपया, खेत में और स्कूल में काम करने वाले बच्चे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले को 4 लाख के 3 लाख ऐसे करके पैसा, एडमिशन ले लो। वो 6 घोषणाएं थी, ये जो सारी घोषणाएं थी उसमें से आप कमाल की बात पता क्या है, एक भी आदमी नहीं बचेगा समाज का जिसको अपना आधार कार्ड देके ये सेवाएं ना लेनी पड़ेंगी। यानी लालच में सारे अपना आधार कार्ड पकड़ा देंगे उनको, और जब वो अपने आधार कार्ड पकड़ाएंगे, आधार के साथ जोड़ना ही तो मकसद है। बाद में तो रुपए को तो डिजिट बनाने में इनको 2 हम तो सोचते भी नहीं। हमने को फोन वाला मांगे आधार कार्ड दे दें, को राशन वाला मांगा आधार कार्ड दे दें, कोई फोन करके वो भी कह देने बोले आधार कार्ड की फोटो भेजिए, अब सोचते भी नहीं, फटते ही भेजते हैं, 1 मिनट से पहले भेज देते हैं। आपको नहीं मालूम है कि आधार आपका कितना खुफिया जानकारियां आपकी लेके रखता है। आपके आधार नंबर के साथ आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, और लोगों की इसी अनजान होने का फायदा ये कॉरपोरेशंस उठा रहे हैं। आपके मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट इस टाइप की आएगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरी वाइफ के मोबाइल में अगर यूट्यूब पे कुछ देखने लग जाऊं, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट आएंगी जो लेडीज के सामने आनी चाहिए, और जब मेरे मोबाइल पे देखते हैं तो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जो किसी आदमी के पास। मतलब उनको ये भी मालूम है कि ये जो मोबाइल है ये किसका है, ये किस तरह की चीजें सर्च करता है, और ये किस तरह की चीजों की इसको जरूरत है। एडवर्टीजमेंट ही उस तरह की आती हैं। तो ये डेटा आपका सारा का सारा इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आधार बहुत बड़ा घपला है। अपार आईडी बन रही है, आपके बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप लिए जा रहे हैं। आपको स्कूलों में जाके टीचर्स को मना करना पड़ेगा। नहीं, स्कूलों का क्या काम है ब्लड सैंपल देख लो, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन लोगों ने शामिल किया हुआ है। और तो और बड़ी बात ये है कि आपके गांव की सामूहिक जमीन सारी की सारी ले चुके हैं ये लोग। आपकी जमीन देखो, स्कूल की जमीन है, कितनी प्राइम लोकेशन पे है, अल्टीमेट प्राइम लोकेशन पे स्कूल की जमीन है आपकी हर गांव में। वो जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, अभी कल को वो प्राइवेट को दे देंगे तो कहाँ जाओगे आप? जोड़ की जमीन, शामलात की जमीन, जंगल की जमीन, आपके ये चौपाल की जमीन, आपके मंदिरों की जमीन, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, और आपको पता भी नहीं है। आप भक्ति में जुड़े हुए, आप मन ने मेरे वर्गे आदमी ने गाड़ देने पर लग रहे, जो आपने बताने लग रहा है आपकी जमीन जाली, आपकी जमीन जाली, बचा लो। मैं तो आपको अपनी जमीन बचाने की बात कर रहा हूँ, आप करो, मैं फद्दू बना रहा हूँ। कमाल की बात है यार, आपकी जमीन आपने बचानी, मैं न्यू बताने लग रहा हूँ। चेक तो कर लो, देख तो लो, पता तो कर लो कि आपके गांव के सरपंच ने जो आपने बनाया था अपनी जात का, अपने धर्म का, अपने पड़ोस का, अपने गोत का, उसने बेची है जमीन भाई। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मन ने बेची, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि इस सरकार ने बेची, उसने दी है जमीन आपसे पूछे बिना। वो आपने अपनी ताकत उस सरपंच को दे दी, सरपंच ने ताकत उन तक पकड़ा दी, उन्होंने सरपंच की ताकत घटा दी। मोटी मोटी बात यह है, जो डॉक्टर साहब कहने लग रहे हैं ना, अपने लेवल पे क्रॉस वेरीफाई कर लो। हाँ, जो सच्ची बात लगा सच्ची मान लो, जो सच्ची बात ना लगा तो मुंह पाकर कह दो बोले गलत बात थी। अरे जो सच्ची बात लगा तो अपने गांव ने बचा लो भाई। हम तो न्यू का हम न्यू भी नहीं गंदे कि तुम मारी गेल लागो। हम तो न्यू का तुमने हमारे पता जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह दे देंगे, लड़न खातर जो सहायता चाहिए वह दे देंगे। जो ये हम तो न्यू कह रहे भाई, तुमने कितना बड़ा कर्जा ले रखा हो, जनता सरकार मोर्चा देवेगा थारा कर्जा, बता इस बात में के टोटा भाई, तम तो थार कुछ लेन दे भी नहीं बदले में है। और जो आपके साथ ठगी हो रही, उस ठगी तब बचाने खातर आपने बताने लग रहा हूं। तो आप इसने भी अगर जन्यू को होगा तो भाई फिर आप क्या कमा भी बताओ। बट ठीक है, फिर तो इसका मतलब हम लोग अपनी बर्बादी के लिए खुद ही अभिशप्त हैं। फिर तो हम धक्के से अपना करा जाऊंगे जो कुछ भी कर रहे हैं। देखो कितना तगड़ा ब्रेन वॉश कर रखा हमारे पे। तर्क भी लगाना नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते कि एक तरफ से वो तुम्हें फायदा दिखा करके तुम्हारी चीजों को हड़प रहे हैं। देखो ये अचानक से नहीं है अंकुश भाई, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है।
आपका आपके स्कूल में जो आपका बच्चा जा रहा है ना, हम्म, उसको ऐसी शिक्षा दी जाएगी। ये 18वीं शताब्दी में उन लोगों ने पर्शिया से स्टार्ट किया था हम्म, कि ऐसी शिक्षा दो जिसमें सिर्फ गणित, जोड़ घटा गुणा भाग, पढ़ना लिखना, बस, इससे फालतू नहीं, तर्क शक्ति ना हो। हम्म, अभी देखो आपके बच्चे की कैसी कैसी शिक्षा है। किताब तबार लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। हम्म, मैडम ने जो लिखवा रखा है उस तबार लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। हम्म, मैडम कुछ बोलेगी, मैडम कुछ कह रही है और उसका जवाब जो उल्टा दे दिया तो इंटरनल असेसमेंट में नंबर काट लेगी, प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगी। हम्म, मतलब आप अपनी तर्क शक्ति का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, ऐसी शिक्षण व्यवस्था है। और ये योजनाबद्ध है, ये अचानक से नहीं आई है, ये प्लानिंग के तहत आपकी तर्क शक्ति खत्म करने के लिए लाई गई है। आपका भाईचारा तोड़ने के लिए, समाज तोड़ने के लिए, जात पात फैलाने के लिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए ही फैलाई गई है। आपके ऊपर शासन करने के लिए ही लाई गई है। इस शिक्षण व्यवस्था से जब तक आप मुक्ति नहीं करोगे, अपने बच्चे आपको कैसे चाहिए, जब तक इस टाइप की शिक्षण व्यवस्था अपने गांव में स्थापित नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और हम तो यही समझा रहे हैं भाई, हम क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचा है कि मान लीजिए एक आधे बंदे ने, दो चार ने, 50 ने बेरा लायक क्या, हम्म। वहीं के पहाड़ फोड़ लेंगे, जरा सारे मरेंगे, हम भी मर जाएंगे भी, और क्या था। ये ज्ञान युद्ध है असल में ना, ये पता लगना ही इसमें सबसे बड़ी बात है। आप एक बात सोचो, अगर पता लगने से कोई खतरा ना होता तो सरकारें मीडिया के ऊपर इतना जबरदस्त अंकुश क्यों लगाती। इतना जबरदस्त कंट्रोल इसीलिए किया इन लोगों ने कि पता लगने के बाद तो लोग उठ ही जाएंगे। हम्म, हम जैसा आदमी बोलता रहेगा, सरकार पकड़ के रगड़ देगी और उसको अंदर कर देगी, तो शायद वो क्या सोचेंगे, भाई तो अंदर गया, इब तो रहने दो, चुप बैठ जाओ। हम्म, लेकिन अगर पता लग गया कि यू आदमी आपको जगा रहा था, तो हमारे अंदर जाते ही अगर वो कौम भी निकल के आएगी अपने घरों से, जिनके बारे में तो फैला रखा था कि इनके तो आपस में जूत बज रहा है इनका तो। हम्म, जिस तरह आई बाप, एक बात देखो, अगर आपने ध्यान हो 96 मतलब 90 के दशक में दयाल सिंह कॉलेज में जो लड़ाइयां बजा कर दी, हम्म, उसका जो मतलब बजा कर दी वह बड़का की लड़ाई हम्म, कॉलेज में पढ़ने वालों की, हम्म, लेकिन फैलाई कैसे जाती, जा- रोडों की और जाटों की भी लड़ाई बज रही है। हम्म, हम्म, मतलब उस टाइम पे स्पेशल ये बात होया करती कि जब शाह प्रकार बड़ोते का कोई बालक लड़न लग गया तो उसको जाट वर्सेस वो कया करते। हम्म, हम्म, मतलब बड़ोता वर्सेस शाह पर नहीं कमे थे, हम्म, या फिर बच्चे की बच्चे के साथ लड़ाई हुई न्यू नहीं कमे थे, न्यू कहा करते कि यार जात की जात की लड़ाई बच रही है। हम्म, ये इस तरीके से ये फैलाया जाता है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये जात की लड़ाई नहीं है, या लड़ाई कौम बचाने की, मतलब इंसानी कौम बचाने की लड़ाई है। और ये इंसानियत बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा लड़ने लग रहा है, उसी के लिए दौड़ रहे हैं भाई साहब हम जी। लोग। तो दोस्तों, ये थी बातें वो जो कमेंट में आई हुई थी। बहुत सारे सवाल भाइयों ने पूछे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्रॉस वेरीफाई मैं भी कर लूँ और करवा भी दूँ। तो कोशिश है कि बहुत सारे आपके दिमाग में आए हुए सवाल मैंने डॉक्टर साहब से पूछे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर और कमेंट्स आएंगे, आपके सवाल जवाब आते रहेंगे, और आपके कमेंट्स का जवाब मैं डॉक्टर साहब से पूछता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। राम राम।